हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज जो कि 2023 की है और ये टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 7, इससे पहले हम टेस्ट नंबर 6 देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 7 और इसकी जो क्वेश्चन है हम लोग 20 नंबर तक करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद फिर 20 करके इसी 5 पार्ट में ये पूरा होगा। और अगर यदि आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या तो अभी अभी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, उनके यहाँ। और आप लोगों को किस प्रकार का पीडीएफ चाहिए वो थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी जो मैं पढ़ा हूँ, मतलब यहाँ पे क्या करूँगा, जो टेस्ट सीरीज है इसके लिए जो पीडीएफ बनाया हूँ इसी प्रकार टेलीग्राम में दूंगा, या तो केवल जो इसका टेस्ट है जो क्वेश्चन रहेगा उसको अलग से दो, फिर इसका जो सोल्यूशन रहेगा उसको व्याख्या को अलग से दो, या फिर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके बाद उसकी व्याख्या, क्वेश्चन फिर व्याख्या, इसमें जैसे रहेगा वैसे दो। उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा किस प्रकार की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। आपातकालीन प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकालीन से संबंधित है, ये क्या है, हम लोग का पॉलिटी से है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः ही निलंबन नहीं होता। तो इसमें क्या है, जो अनुच्छेद 358 358 लगता है तो क्या होता है, अनुच्छेद 19 में जो 6 मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है वो क्या होता है, स्वतः ही निलंबन नहीं होता। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। तो ये क्या है, 368 के तहत कब लगता है, 368 जब कोई बाहरी हमला होता है या युद्ध की स्थिति होता है, वैसे कंडीशन में क्या होता है, अनुच्छेद 19 क्या होता है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं बोल रहा है इसलिए गलत है। और 359 जो है राष्ट्रपति यहाँ पे लागू करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस पर ये स्वतः नहीं हटता। तो इस प्रकार ये जो है, ये वाला फर्स्ट वाला कथन क्या हो रहा है, हम लोग का गलत हो रहा है। सेकेंड देखिए, अनुच्छेद 358 केवल एक आंतरिक आपात की स्थिति में लागू होता है। ये क्या होता है, बाहरी आपात, ठीक है। जब कोई युद्ध होता है तब जाके ये क्या होता है, लागू होता है, इसलिए ये गलत, ये भी गलत हो रहा है। जबकि अनुच्छेद 359 केवल एक बाह्य आपात की स्थिति नहीं, बाह्य आपात स्थिति नहीं, ये आंतरिक आपात की स्थिति होता है जो राष्ट्रपति लागू करते हैं या राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ना तो एक ना ही दो, यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कितना, डी नंबर इसका सही हो गया। व्याख्या देखना चाहे तो ये रहा इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 358 और 359 के बीच अंतर। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है। तो देख लीजिए 358 के क्या है, केवल अनुच्छेद 19 के तहत ही, 19 के तहत मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है। जबकि 359 उन सभी मौलिक अधिकारों तक विस्तारित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित। तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति आदेश देता है तो क्या हो सकता है, अन्य जो मौलिक अधिकार है वो भी निलंबित हो जाएगा। तो ये दोनों में ये संबंध है, ठीक है। 358 केवल क्या होता है, जो 19 जो मौलिक अधिकार है उस तक सीमित है, लेकिन 359 क्या है, वो क्या है, राष्ट्रपति चाहे तो और भी जो मौलिक अधिकार है उसको भी निलंबित कर सकते हैं, जब तक हम लोग का आपातकाल रहेगा तब तक के लिए। अनुच्छेद 359 आपातकाल घोषित होते ही स्वतः ही अनुच्छेद 19 की तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 किसी भी मौलिक अधिकार को स्वतः निलंबित नहीं करता। तो इसलिए क्या हो रहा है, कथन एक गलत हो रहा है, ठीक है। आगे हम देखें तो यहाँ से देख सकते हैं, अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल के मामले में लागू होता है, ना कि आंतरिक आपातकाल में। तो केवल बाह्य आपातकाल में लागू होता है, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। और देख लीजिए 359 क्या होता है, जो बाह्य आपातकाल के साथ साथ आंतरिक आपातकाल के मामले में लागू होता है, ये दोनों में, ठीक है। बाह्य के साथ साथ आंतरिक आपातकाल में भी 359 लागू होता है। इसलिए क्या हो रहा है, दोनों कथन क्या हो गया, उसका गलत हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, डी नंबर, ठीक है, 1 का डी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे है पीडीएफ, जैसे क्वेश्चन के बाद यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग देखे वैसे ही पीडीएफ चाहिए, या तो पहले ये जो सोल्यूशन वाला है मतलब ये पूरा चाहिए, मतलब जितना क्वेश्चन कराऊंगा उसका पूरा क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद लास्ट में सोल्यूशन चाहिए। किस टाइप का चाहिए वो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात का तात्पर्य उच्च दाब क्षेत्र की ओर तीव्र वायु परिसंचरण का होना। चक्रवात का तात्पर्य उच्च दबाव क्षेत्र की ओर नहीं, यहाँ क्या होता है, निम्न दबाव क्षेत्र की ओर होना चाहिए, ठीक है। उच्च दबाव क्षेत्र की ओर तीव्र वायु उच्च दबाव क्षेत्र नहीं, निम्न दबाव क्षेत्र की ओर
गति करना होता है। तो इसलिए जो कथन एक है वो क्या हो रहा है हम लोग का गलत हो रहा है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होगा गति करना चाहिए। प्रति चक्रवात की स्थिति में वायु दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब केंद्र के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त, तो ये भी गलत हो गया। दक्षिणावर्त नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए उत्तर दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया हम लोग का गलत हो गया। और यहाँ पे उच्च दाब केंद्र की ओर जाता है। प्रति चक्रवात यानी कि चक्रवात का विपरीत, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो ये भी हम लोग का क्या हो रहा है गलत हो गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न और विकसित होता है। सही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होता है और वहीं पे क्या होता है विकसित होता है। महासागर में ही उत्पन्न होगा और वहां से विकसित होकर आगे बढ़ता है। आसानी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था। आसानी चक्रवात जो 2022 में आया था वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में विकसित नहीं हुआ था। कहाँ विकसित हुआ था, ये जो है उत्तरी हिंद महासागर में हुआ था। इसलिए 4 नंबर भी गलत हो गया, केवल इसका 3 सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, सही नहीं है बोला है तो 1 2 और 4, ठीक है, 1 2 और 4 सही नहीं, केवल 3 सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 और 4। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, ये रहा। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। देख लीजिए चक्रवात क्या होता है, एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसके केंद्र की ओर तेजी से वायु परिसंचरण होता है। जिसका केंद्र की ओर वायु का क्या होता है परिसंचरण होता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा वामवर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणवर्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणवर्त होता है। अतः कथन एक सही नहीं है। एक प्रति चक्रवात के विपरीत होता है। प्रति चक्रवात क्या होता है, चक्रवात के विपरीत होता है। अर्थात इसमें उच्च दाब केंद्र की चारों ओर बाह्य सर्पिल वायु परिसंचरण होता है। एक प्रति चक्रवात में वायु उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब की केंद्र की ओर उत्तरी गोलार्ध में उच्च दाब की केंद्र की चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कथन 2 भी हम लोग का क्या है सही नहीं है। नेक्स्ट देखें हम, यहाँ पे देख सकते हैं चक्रवात तथा प्रति चक्रवात से पवनों की दशा का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाब पद्धति केंद्र में दाब की दशा, ठीक है, और ये पवन की दिशा। जैसे चक्रवात क्या होता है निम्न दाब में होता है उसकी दशा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। घड़ी किस प्रकार घूमता है, घड़ी जो हम लोग होता है दक्षिणवर्त घूमता है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप यानी कि दक्षिण दिशा में घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का दक्षिणवर्त और ये वामवर्त, ठीक है। प्रति चक्रवात में क्या होता है उच्च होता है घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, और इधर क्या होता है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इसलिए कथन 3 क्या हो गया हम लोग का सही हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार ये विकसित हो रहा है, ठीक है, मतलब उत्पन्न हो रहा है और विकास हो रहा है। वर्ष 2022 में पहला चक्रवात आसानी आया जो उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में विकसित हुआ, ठीक है। इसलिए कथन 4 भी गलत हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया कथन 4 भी गलत हो गया, केवल 3 कथन 3 सही है। तो यहाँ से कौन सी सही नहीं है बोला था 1 2 और 4 सही नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए। 3 हम देखें हिस्ट्री से बोल सकते हैं, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में इसके तहत मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नहीं, इसके तहत जो मद्रास में नहीं, कहाँ पे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, मद्रास में नहीं कोलकाता होना चाहिए। तो ये कथन 1 गलत हो गया। इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने से रोक दिया। तो एकदम सही है, रोक दिया था इसके तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। भारत में क्या है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो 2 और 3 सही है। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। यह अधिनियम अत्यधिक संवैधानिक महत्व का था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। तो ये क्या था, पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इसलिए कथन 3 क्या है सही है।
इसके तहत वर्ष 1774 कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया, इसलिए कथन 2 सही है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसकी। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से वंचित नहीं कर सकता। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, संसद जो है अंतर्राज्यीय जो जल विवाद होता है उससे संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसका अधिकार को कम नहीं कर सकता या वंचित नहीं कर सकता। तो ये गलत है। क्या है, संसद जो है इस जो अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है उसकी निपटारा क्या है, संसद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दखल अंदाज कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय की जो अधिकार होगा उस क्षेत्र में भी। तो इस प्रकार ये गलत हो गया, ठीक है। अंतर्राज्यीय जल विवाद जैसे अभी नदी जोड़ो परियोजना, ये सब जो है इससे क्या है, संसद इस पर निपटारा कर सकते हैं आपस में सहमति बनाकर। अंतर्राज्यीय परिषद सलाहकारी प्रकृति की होती है, सही है। अंतर्राज्यीय जो परिषद होता है वो क्या होता है, सलाहकार होता है, वो क्या होता है, सलाह दे सकता है, ठीक है, इसलिए ये सही है। सभी 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ। तो ये क्या है, 6 क्षेत्रीय परिषदों क्या है 1956 के तहत हुआ, लेकिन एक जो है वो क्या होता है, बाद में होता है, जो उत्तर भारत के लिए होता है, ठीक है, वो क्या है 1971 में हुआ, इसलिए गलत हो गया। एक का जो होता है, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद उत्तर भारत के लिए वो क्या कब हुआ, 1971 में हुआ, ठीक है, इसलिए कथन नंबर 3 गलत हो गया। तो इसमें केवल कथन कौन सा 2 सही है, तो उपयुक्त में से कौन से सही है, तो केवल 2 होना चाहिए, ठीक है, केवल 2। इसकी व्याख्या अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रहा 4 नंबर का व्याख्या। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्याय निर्णय से संबंधित है। तो 262 क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि इस तरह के किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। अतः कथन एक सही नहीं। क्या है, जो जल विवाद होता है उसमें ना तो सर्वोच्च न्यायालय या तो और कोई न्यायालय इसमें दखल अंदाज नहीं कर सकता है, इसलिए कथन एक क्या हो गया, गलत हो गया। अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने और सलाह देने के संबंध में परिषद का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के अनुरूप 131 अनुच्छेद 131 के तहत सरकारों के बीच कानूनी विवाद का फैसला करने के अधिकार के क्षेत्र का पूरक है। पूरक मतलब क्या हो गया, ये केवल सहमति दे सकता है, सलाह दे सकता है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, हम लोग का कथन 2 जो है सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उपरोक्त क्षेत्रीय परिषद के अलावा संसद के एक अलग अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, देख लीजिए एक अलग अधिनियम पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया, इसलिए कथन 3 क्या हो रहा है, गलत हो गया। बाद में क्या उत्तर भारत में जो पूर्व उत्तर है वहाँ पे ये गठन किया गया था 1971 में, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर, सक्कुरजिमा ज्वालामुखी जो हाल ही में प्रस्फुटित हुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो सक्कुराजिमा, ठीक है, ज्वालामुखी हाल ही में क्या हुआ था, हाल ही में प्रस्फुटित हुआ था, तो वो कौन सा देश में है वो बताना है। तो ये जो सक्कुराजिमा जो ज्वालामुखी आया था वो क्या है, जापान में, ठीक है, जापान की सुक्मू, ठीक है, में आया था, जो द्वीप है वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूसी, ठीक है, जापान के प्रमुख पश्चिमी द्वीप क्यूशू, ठीक है, क्यूशू में आया था, जिसका नाम क्या है, सक्कुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कहाँ पे, जापान की एक द्वीप है, कहाँ पे, क्यूशू, क्यूशू में आया था। और कौन सा देश है ये, जापान का। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो गया, क्या हो गया, जापान हम लोग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान गठित अंतरिम सरकार के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्रता से पूर्व क्या है, एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें बताना है जो सदस्य कौन से विभाग में मंत्री थे उसके बारे में। जैसे सी राजगोपालाचारी जी, ये जो थे कला और शिक्षा विभाग से थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी किससे थे, शिक्षा और कला से थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे थे, कृषि, खाद्य और कृषि से थे, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। लियाकत अली खान क्या थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है, वित्त मंत्री थे, इसलिए ये भी गलत हो गया।
आसफ अली रेलवे और परिवहन, आसफ अली रेलवे और परिवहन, ये सही है। आसफ अली क्या है, रेलवे और परिवहन से थे। तो यहाँ पे उपयुक्त युग्म से कितने सही सम्मिलित है, तो केवल एक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, केवल एक युग्म, ठीक है। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए ये अंतरिम सरकार कौन कौन, जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख सकते हैं खाद्य और कृषि, ठीक है। लियाकत अली देख सकते हैं वित्त मंत्री। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आसफ अली रेलवे और परिवहन, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी देख सकते हैं शिक्षा और कला। अब बाकी यहाँ पे जो दिया है वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य एक विशेष प्रकार के तूफान प्रणाली से प्रभावित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आसमान हरा हो गया। ऐसे तूफान प्रणाली को क्या कहा गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ, हाल फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य में क्या हुआ, एक तूफान आया, ठीक है, जिसके प्रभावित से जो आसमान है वो क्या हो गया, हरा कलर का हो गया। तो इस तूफान प्रणाली को क्या कहा गया? तो इसका नाम जो है न्यूज में था हाल फिलहाल में, ठीक है, करंट अफेयर। तो ये क्या है, डेरेचो, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, क्या है हम लोग का, ड्रेचो। तो ये क्या है, ड्रेचो है। तो इसकी व्याख्या अगर देखना चाहिएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 का, ठीक है, ड्रेचो। यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से आसमान हो गया था, ये आप लोग देख सकते हैं। तेज बरसात और गरज के साथ आता है, ठीक है। ड्रेचो व्यापक लंबी अवधि का सीधी रेखा वाला तूफान है जो तेज बरसात और गरज के साथ आती है। यह नाम स्पेनिश शब्द लो ड्रेचा से आया है। तो स्पेनिश शब्द लो ड्रेचा से आया है, ठीक है। ये बाकी आप लोग यहाँ पे जो दिया है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। तो जो क्या होता है, संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति को सहमति देना क्या है, अनिवार्य है। राष्ट्रपति को क्या है, सहमति देना ही पड़ता है जब संसद उसमें ये करेंगे तो ये जो है क्या है, 24वें नहीं है, ये क्या है, 25वें नहीं है, 24वें होना चाहिए था। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा इसमें एक विधेयक बनाया गया जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को सहमति देना पड़ता है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो गया, हम लोग का कथन एक गलत हो गया। संविधान संशोधन विधेयक या तो एक मंत्री या निजी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एकदम सही है। संविधान संशोधन के लिए जो भी वहाँ पे संविधान संशोधन के लिए क्या है, अनुमति लाने का, विधेयक लाने का जो श्रेय है वो क्या है, या कोई भी ला सकता है। कोई या तो संसद का सदस्य है वो भी ला सकता है, या कोई निजी सदस्य है वो भी ला सकता है, ठीक है। संसद के कोई भी सदन से उठाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा से, तो इसमें कोई भी ला सकता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, कथन 2 हम लोग का सही हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो केवल और केवल 2, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं 8 नंबर ये रहा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किए जा सकते हैं। तो किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानसभा में, ठीक है। क्या है, किसी भी सदन में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, विधेयक को या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कथन 2 क्या है हम लोग का सही है। ये देख सकते हैं 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। कथन 1 गलत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू कर दिया? तो हम लोग जानते हैं क्या है चार्टर अधिनियम, कौन सा चार्टर अधिनियम ने क्या किया, सिविल सेवा, ठीक है, सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा कर दिया जिसमें भारत भी भाग ले सकते हैं। तो ये जो है हम लोग जानते हैं 1853, ठीक है। कौन सा, 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। तो ये है, देख सकते हैं आप लोग, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे दिया है क्या क्या 1853 का जो चार्टर नियम में क्या क्या था वो सारा यहाँ दिया हुआ है। जो मेन पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन में था वो मैं देखता रहा हूँ। इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुरू की है। इस प्रकार सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। तद अनुसार
मैकाले समिति, भारतीय सिविल सेवा पर समिति, ठीक है, मैकाले समिति को वर्ष 1854 में नियुक्त किया गया, अतः विकल्प सी सही है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे जितना भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। 1853 की चार्टर अधिनियम में और क्या क्या था वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रहों के निर्माण से गैसों के गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोर का निर्माण होता है, एकदम सही है, ठीक है। गैसों के गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोर का निर्माण होता है। 2 नंबर, छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही खगोलीय ग्रहाणु कहलाती है। तो छोटे पिंड का जो अधिक संख्या होता है वही क्या कहलाता है, खगोलीय ग्रहाणु कहलाता है। ये भी सही है। तो इस प्रकार दोनों सही हो गया, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर का है ना, तो ये रहा, ठीक है। तो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। तारे एक निहारिका के अंदर गैस के कुंडित झुंड होते हैं। इन कुंडित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में कोर का निर्माण हुआ और इस गैसीय कोर के चारों तरफ गैस या धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई, अतः कथन 1 सही है। गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए छोटे खगोलीय पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु कहलाती है, अतः कथन 2 भी सही है, ठीक है। कथन 2 भी क्या है, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड यील्ड व्युत्क्रमण के संबंध में सही है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड के संबंध में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड दोनों ही यील्ड में गिरावट आती है, नहीं, दोनों में गिरावट नहीं आता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉन्ड दोनों की यील्ड बढ़ती है, दोनों बढ़ती भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रम है तो एक बढ़ेगा एक घटना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड गिर जाती है, जबकि शॉर्ट टर्म्स बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ जाती है। तो देख लीजिए, लॉन्ग टर्म्स जो बॉन्ड्स होता है उसमें यील्ड्स गिर जाती है और शॉर्ट टर्म जो होता है उसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। और एक ऑप्शन दिया था लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती है जबकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की यील्ड गिरती है, ये उल्टा दिया है इसका, तो ये गलत है, ठीक है। तो हम लोग इसकी व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं, यह है हम का व्याख्या 11। बॉन्ड यील्ड व्युत्क्रम सामान्य परिस्थितियों में किसी भी अर्थव्यवस्था में ऊपर की ओर झुकी हुई यील्ड कर्व होगी, जैसे कि कोई लंबी अवधि के लिए उधार देता है या लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदता है तो उसे अधिक प्रतिफल मिलता है। यदि कोई लंबी अवधि के लिए पैसे की साझेदारी कर रहा है तो रिटर्न्स अधिक मिलेगा। जब निवेशक अर्थव्यवस्था के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं तो लंबी अवधि के बॉन्ड से पैसा निकालते हैं और इसे शेयर बाजार जैसे अल्पकालिक जोखिम वाली शेयर बाजार क्या होता है, अल्पकालिक कम समय लेकिन जोखिम होता है वाली परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। बॉन्ड बाजार में लंबी अवधि की बॉन्ड की कीमत गिरती है, तो लंबी अवधि की बॉन्ड क्या होता है, गिरती है और उसकी यील्ड प्रभावी ब्याज दर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड की कीमतें और बॉन्ड यील्ड विपरीत रूप से संबंधित है। संदिग्ध परिस्थितियां, हालांकि जब निवेशकों को संदेह होता है कि अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही है तो वे अल्पकालिक जोखिम वाली संपत्तियों जैसे शेयर बाजार से पैसे निकालते हैं और उन्हें लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश करते हैं। इससे लंबी अवधि की बॉन्ड की कीमतें बढ़ती है और उसका प्रति लाभ गिरता है। इसे बॉन्ड की यील्ड व्युत्क्रम कहा जाता है, अतः विकल्प सी सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और जो है वो आप देख सकते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक 11 नंबर तक। अब हम लिखते हैं 12। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मामला और आधारभूत संरचना या पहलू। केशवानंद भारती मामला संपूर्णता सही है, संपूर्णता है, ठीक है। संविधान से रिलेटेड तो ये क्या है, सही है। केशवानंद भारती मामला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो क्या है मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, मूल अधिकार से।
मिनरवा मिल्स मामला न्यायिक समीक्षा, ये भी सही है, न्यायिक समीक्षा। इंदिरा साहिनी मामला विधि का शासन, ये भी सही है, इंदिरा साहिनी मामले। एस आर बोमई मामला पंथ निरपेक्षता, तो ये भी सही है। चारों के चारों क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सभी चारों युग्म। ठीक है, कितने सही सुमिलित है, तो चारों सही सुमिलित है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा इसकी, यहाँ पे दिया हुआ है इसकी, ये देख सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे होगा, ये रहा। ठीक है, ये सारा आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, चारों के चारों क्या है, सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, अर्थव्यवस्था में सॉफ्ट लैंडिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सॉफ्ट लैंडिंग शब्द, ठीक है, तो ये क्या है, मौद्रिक नीति, मुद्रा की जो नीति है। ठीक है, मौद्रिक नीति, मुद्रा का जो नीति है उससे रिलेटेड है। मुद्रा विनिमय समझौता नहीं, बजट बनाने की प्रक्रिया, इससे भी नहीं। अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश, से भी नहीं। मौद्रिक नीति निर्धारण, ये सही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सॉफ्ट लैंडिंग शब्द किससे रिलेटेड है, तो सॉफ्ट लैंडिंग जो शब्द है वो क्या है, मौद्रिक नीति निर्धारण से रिलेटेड है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, हम लोग का सही हो गया। इसकी व्याख्या देखना चाहे तो ये है 30 नंबर ना। जब कोई केंद्रीय बैंक मंदी के बिना अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि हो रही होती है, तो इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। कब होता है, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में वृद्धि होता है, तो इसे क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। अर्थात किसी को नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाई मंदी लाती है, केंद्रीय बैंक की जो कार्रवाई मंदी लाती है, तो इसे हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। तो केंद्रीय बैंक की जो कार्रवाई होता है उसे मंदी आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड लैंडिंग कहते हैं। ठीक है, और तो ये रहा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब हम 40 नंबर देखते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक है। कौन सा ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा ठीक है, विस्फोटक होता है, सबसे घातक होता है। ठीक है, तो क्या है, ज्वालामुखी कुंड या कैल्ड्रा। ठीक है, कैल्ड्रा, ज्वालामुखी कुंड या कैल्ड्रा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप लोग व्याख्या क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। इसकी व्याख्या जो है आगे में यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। देख लीजिए, ज्वालामुखी का वर्गीकरण, ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है वो दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे इसकी व्याख्या ये पूरी पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन, ज्वालामुखी कैल्डेरा। ठीक है, कैल्डेरा क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली या विस्फोटक होता है। चलिए हम 15 नंबर देखते हैं। सॉरी, ये रहा हम लोग का 15 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संविधान कठोर संविधान का एक उदाहरण नहीं। ब्रिटिश संविधान क्या है, लचीला है, कठोर नहीं है, लचीला है। अमेरिका संविधान कठोर है और ब्रिटिश क्या है, लचीला है, इसलिए ये गलत हो गया। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में संघ शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत को परिभाषित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे संघ शब्द का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए दोनों कथन क्या हो रहा है, हम लोग का गलत हो रहा है। तो यहाँ पे डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसकी आप लोग देख लीजिएगा 15 का ये वाला। ठीक है, 15 में यहाँ पे क्या क्या है ये भी आप व्याख्या देख लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अलावा संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कथन 2 सही नहीं है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ के रूप में वर्णित करता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर। 15 नंबर तक देख चुके हैं, 16 नंबर, तो ये रहा हम लोग का 16 नंबर। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं करता, ये क्या होता है, इसके बारे में क्या है, संसद करते हैं, आपस में मिलकर। ठीक है, सहमति से करते हैं, तो ये गलत हो गया। वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की होती नहीं, बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती। या पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश नहीं करते, सिफारिश कर सकते हैं, तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया। राजकोषीय संघवाद का समर्थन करता है, राजकोषीय संघवाद का समर्थन करता है। ठीक है, ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल और केवल क्या है, 4 सही हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। वित्त आयोग, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत
के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। संविधान द्वारा संसद को आयोग के सदस्य की योग्यता और उनके चयन के तरीकों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। तो संविधान द्वारा क्या है, संसद, तो इसके जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, इसका चयन कौन करता है, संसद करता है उसकी योग्यता का, ठीक है। इसलिए कथन एक सही नहीं है। आगे हम देखें, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है, इसलिए इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए कथन 2 भी गलत हो गया। भारत के संविधान में वित्तीय संघवाद के संतुलन चक्र और राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने के रूप में वित्त आयोग की परिकल्पना की गई है, इसलिए कथन 4 क्या है, सही है। आगे हम लोग देख सकते हैं वित्त आयोग, ठीक है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना है, इसलिए कथन 3 भी क्या है, गलत हो गया। आगे हम देखें 17 नंबर, भारत के जल संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है भारत के जल संसाधनों के बारे में। देश में पुनःपूर्ति योग्य कुल भूजल की संसाधन लगभग 433 घन मीटर है, तो ये सही है, ठीक है। ये क्या है, सही है। लगभग कितना है, 433 घन मीटर जो है पुनःपूर्ति योग्य भूजल है, तो ये हम लोग का सही है। बी नंबर, ओडिशा और केरल में भूजल का उपयोग बहुत अधिक होता है। नहीं, ओडिशा केरल छत्तीसगढ़ ये सब में क्या होता है, भूजल का उपयोग बहुत कम होता है, इसलिए गलत हो गया। दक्षिण भारत में सबसे अधिक भूजल का उपयोग तमिलनाडु में होता है, ये सही है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में जल क्रांति अभियान शुरू किया गया, ये भी सही है। भारत सरकार द्वारा 2015-16 में क्या है, जल क्रांति का अभियान शुरू किया गया, तो इसमें कौन सा गलत हो गया हम लोग का, बी नंबर गलत हो गया, ठीक है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अनुसार क्या है, लगभग 433 घन मीटर जो है कुल भूजल है भारत का, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल अपनी कुल भूजल क्षमता का क्या कहता है, काफ़ी छोटा हिस्सा उपयोग करता है। देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित, ये देख लीजिए 2015-16, ठीक है, वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था, इसलिए विकल्प बी क्या हो गया, सही है। बी जो है गलत हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषता, देश जिसे ग्रहण की गई, द्विसदनीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ये कहाँ, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से, तो ये गलत हो गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड से, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या है, कनाडा, नहीं, मौलिक कर्तव्य कनाडा से नहीं लिया गया है, तो ये हम लोग का गलत हो गया, कनाडा नहीं होगा। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, ये सही है, ठीक है। इसमें कितने युग्म सही है, तो यहाँ पे 2, कितना, 2 युग्म क्या है, सही है, केवल 2 युग्म। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं, ये रहा, देख सकते हैं, ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून की शासन, वित्तीय, ठीक है, द्विसदनीय, देख लीजिए, द्विसदनीय ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देख सकते हैं हम लोग, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक और भी लिया गया है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, मौलिक कर्तव्य ये क्या है, रूस से लिया गया है, सोवियत संघ, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, सोवियत संघ, यानी कि अब जो है रूस है उसे लिया गया है, इसलिए 3 भी गलत हो गया। दक्षिण अफ्रीका से देख सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन, अतः युग्म 4 सही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस प्रकार 4 तो सही हो गया। अब हम 19 नंबर देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट है, 100% कौन सा बंदरगाह है जो 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट बनाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया। कौन सा बंदरगाह लैंड लॉर्ड पोर्ट बनाने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया, तो ये क्या है, ये करंट में था, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, ठीक है। ये आप व्याख्या इसकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर देखना चाहिएगा तो ये क्या है, करंट से में था, तो ये सारा आप लोग इसकी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 20 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानव आयोग के संबंध में, इसका अध्यक्ष केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होगा सेवानिवृत्त, यानी कि जो रिटायर हो चुके रहेंगे या फिर जो सेवा दे रहेंगे वो भी हो सकते हैं, और साथ ही क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के होना चाहिए, ठीक है। इसमें मानव अधिकार के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित देने और राहत देने की शक्ति नहीं था, नहीं, इसमें
शक्ति निहित नहीं है, दंड देने का और राहत देने का शक्ति निहित नहीं है। या ऐसे मामलों की जांच कर सकता है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया। नहीं, जो 1 वर्ष के अंदर होता है उसको ये क्या करता है, जांच करते हैं, इसलिए तीनों गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, तो इसमें क्या है, तीनों गलत, तीनों सही नहीं, 1 2 3 तीनों के तीनों सही नहीं है। ठीक है, तो आज की इतना ही। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पे जिस प्रकार है क्वेश्चन के बाद उसका व्याख्या ऐसे चाहिए या फिर क्वेश्चन पहले चाहिए फिर लास्ट में एक साथ व्याख्या चाहिए, किस प्रकार का चाहिए वो आप लोग कमेंट किया कीजिएगा। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या देखना चाहिएगा 20 नंबर का, तो ये रहा 20 नंबर का, आप देख लीजिएगा, जो मैं बोला वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा पीडीएफ किस प्रकार चाहिए। ठीक है, और अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।